हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा यहाँ जो सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। सामाजिक परिवर्तन क्या होती है और सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो। तो ये कई क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर जो है पहला पॉइंट लेके आया है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन शब्द सामाजिक और परिवर्तन इन दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन एक विशेष अवधि में एक विशेष व्यक्ति समूह अथवा किसी पदार्थ जैसे किसी वस्तु में विभिन्नता आ जाना है। यानी परिवर्तन का मतलब ही है किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी समूह में परिवर्तन आना। चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक समूह हो, कोई भी हो, अगर उनमें विभिन्नता आ रही है तो इसका मतलब है सामाजिक परिवर्तन देखने को आपको मिल रही है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी एक व्यक्ति और समूह में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। सामाजिक शब्द को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है, एक समाज और संस्कृति रचना और ढांचे के रूप में और दूसरा है संस्कृति के रूप में। यानी कहा जाए तो इसको जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सामाजिक संरचना के रूप में जिसे हम ढांचे को भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है संस्कृति। यही दो चीज़ें जो है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ समाज विज्ञानी ऐसा मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब केवल उन बदलावों से है जो किन्हीं सामाजिक संगठनों से ढांचागत और सामाजिक कार्य में घटित होते हैं। समाज विज्ञानियों का दूसरा समूह इसे जो है संस्कृति का उत्थान और पतन की दृष्टि से परिभाषित करता है। सामाजिक परिवर्तन जो है संस्कृति परिवर्तन का एक युगम यानी जोड़ा है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन के जो है जीवन मूल्य सारे कुछ जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो किन्हीं सामाजिक क्रमिक विधियों और जो है प्रक्रियाओं और पारंपरिक अंत क्रियाओं का संबंध विभिन्नताओं का वर्णित करने या दर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या एक ऐसी पद्धति के रूप में भी किया जा सकता है जो किन्हीं लोगों के जीवन और एक समाज की कार्यशैली में या तो सुधार करती हो अथवा पुराने स्वरूपों को बदल देती हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सामाजिक परिवर्तन होता है तो कहते हैं कई समाज जो है इसके कारण अपना रूप और ढांचा भी चेंज कर लेती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज प्रगतिशील प्रभावों के जगत में विचरण भी करती है या प्रगति भी चाहती है, क्योंकि समाज सदैव ही बदलती ही रहती है। उदाहरण के लिए भौतिक पदार्थ और प्रौद्योगिकी के प्रसार का परिणाम सिद्धांतों और जीवन मूल्य के पूरी रचनाओं के रूप में हुआ है। बदले में से स्थानगत ढांचे या संरचना के परिवर्तन में आधुनिक सामाजिक शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिल सकता है। भारत में सम्मिलित परिवार का प्रथा सामान्य रूप से सभी जगह व्याप्त थी। परिवार का मुखिया का अन्य सदस्य कहते ऊपर हर बात चलती थी और वही उन्हें जो है कार्य बांटा करता था। यानी उस समय देखा जाए तो परिवार का एक अपना महत्वपूर्ण जो था योगदान था, जिसमें एक व्यक्ति जो वृद्ध होता था वो मुखिया के रूप में पूरे सदस्य पर नियंत्रण रखता था तथा सभी के कार्य भी बांटता था, जो कि एक परिवार के रूप में कार्यरत होते थे। अब उन सब एकल परिवारों के रूप में तेजी से बदलती जा रही है। यानी आज समाज जो है एकल रूप में परिवर्तित होती जा रही है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिससे कि बहुत तरह के जो है इस तरह के समाज टूटते ही चले जा रहे हैं, जिसमें मुखिया के पारिवारिक बंधन और अधिकार धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। यानी कहते हैं आज अगर कोई बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो वो सारे अधिकार जो है माता पिता छीन के खुद ही घर का मेंबर बन जाता है, खुद ही घर का मुखिया बन जाता है और माता पिता को चलने नहीं देता है। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि आप बुजुर्ग हो, आपको कुछ नहीं आता है। यानी देखा जाए तो हिंदी के चैप्टर की तरह ही हो गया। यानी पीढ़ी और गिट्टी में जैसे कि दो पीढ़ियों में आपस में संघर्ष होती है, उसी बात को यहाँ उजागर भी कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये नहीं देख रहे हैं कि पुरातन समय के जो व्यक्ति हैं उनमें बहुत ही अनुभव और बहुत ही कार्यशीलता रहेगी और उनसे अनुभव लेना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वो उसी को ही नकार देते हैं और वो क्या करते हैं, अपन एकल परिवार में अलग हो जाते हैं, संयुक्त परिवार की वो कल्पना तक भी नहीं करते हैं। यह परिवर्तन ढांचेगत परिवर्तन का भी उदाहरण हो सकता है। इसके ही साथ यह परिवर्तन पारिवारिक सदस्यों की भूमिका में भी परिवर्तन पैदा कर देता रहा है। कैसे भी हो,
यद्यपि इस अर्थव्यवस्था और शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भारत में हमें जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का पुण्य बदलाव वांछनीय था, पर यह देखा गया है कि वर्ग द्वारा जातिगत व्यवस्था पूरी तरह से नहीं बदली जा रही है। कहते हैं जातिगत भूमिका में एक सीमा तक ही बदलाव आया है। उदाहरण के लिए हमें ज्ञात होता है कि व्यवसाय जाति मुक्त हो चुकी है। यानी व्यवसाय को जाति मुक्त कहने का यही आशय है कि आज व्यक्ति कोई भी जाति का हो, अपनी योग्यता से कोई भी व्यवसाय को अपना सकता है और उस व्यवसाय को कर सकता है। तो इसमें जाति वर्ग कहते हैं, जाति तो अब खत्म होने की कगार पे आ चुका है, यानी जाति मुक्त हो चुका है। यानी कहते हैं व्यवसाय में जाति की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं रह गई है। कोई भी व्यवसाय चुनने या करने की पूरी पूर्णतः उनको आज़ादी होती है और इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। कहते हैं जातिगत पदोन्नति के आधार पर अब इनका निर्णय नहीं हो रहा है। हमें अनेक जातियों के लोग पूर्व में छोटी जातियों के लिए निर्धारित धंधों में लगे हुए सदैव मिलते थे। जैसा कि यहाँ चित्र में भी साफ आप देख सकते हो कि लोग जो है प्रत्येक कोई ना कोई धंधा कर ही रहे हैं। कहते हैं यहाँ धंधा करने के लिए जैसे कि हमें दिखाया गया है कि एक पंडित जो है कपड़ा धोने वाला कार्य कर रहा है और एक अच्छा व्यक्ति जो है वेटर का काम कर रहा है। तो कहते हैं आज कार्य इनके जातियों पर निर्धारित नहीं होती है। आज जो कार्य है वो उनकी योग्यता और शिक्षा के ऊपर मान्य रखती है। इसलिए समय बदल चुका है। जो अच्छा पढ़ेगा, जो अच्छा करेगा, वही कामयाबी की जो है कसौटी पे पहुंच पाएगा और जो आलस्य करेगा वो कभी भी अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये आपके लिए भी लागू होता है। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा नंबर प्राप्त होगा और वो अच्छे जगह पे आपका एडमिशन भी होगा और आप अच्छे व्यक्ति के रूप में भी उभर जाओगे। तो ये ज़रूरी है कि पढ़ाई अच्छे तरह से सुचारू रूप से करना ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन के अभिलक्षण। आखिर सामाजिक परिवर्तन में क्या अभिलक्षण देखने को मिलता है, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन के अभिलक्षण होते हैं, कहते हैं सामाजिक परिवर्तन में विश्वव्यापी है, यानी ये प्रत्येक जगह विद्यमान है, इसलिए इसको विश्वव्यापी का नाम दिया गया है। प्रत्येक समाज एक या अन्य तरीके से बदलाव का अनुभव सदैव करती ही रहती है। हमें जीवन की पद्धतियाँ सामाजिक संस्था तथा संस्कृति की आवश्यकताओं और बाहरी स्थिति के अनुसार बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं सांसारिक जीवन का रूल है या किसी भी चीज़ों का रूल है जो जिसमें बदलाव होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। सामाजिक परिवर्तन बहुधा एक पद्धति का अनुसरण सदैव करती ही रहती है और विश्वव्यापी एक अवश्यभावी होता ही रहता है। मानवीय अस्तित्व में यह कोई नई चीज नहीं है। परिवर्तन विश्वव्यापी किसी न किसी रूप में और मात्रा में होता ही रहता है, यानी किसी न किसी अमाउंट में आपको परिवर्तन देखने को मिलता ही रहेगा और ये सदैव चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। आपने भी देखा होगा कि हर समाज में आपको कुछ न कुछ परिवर्तन दिखता हुआ नजर आपको जरूर आता होगा। फिर भी समकालीन समाज में परिवर्तन शीघ्रता से और बराबर घटित हो रहा है। यानी अगर हम देखें समकालीन तो कहते हैं बहुत से जो घटनाएं हैं बहुत ही फास्ट हो रहे हैं, यानी इस पे विचार जब तक हम करते हैं तब तक सारी बातें मिथ्या से आती है और उसमें बदलाव दिखने लग जाता है। उसके पश्चात है सामाजिक परिवर्तन एक जैसा नहीं होता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में सदैव होता ही रहता है, पर इसकी गति स्थान और समय के साथ बदलती ही रहती है। यानी सिर्फ इसका बदलता है तो गति स्थान बदलता है और ये बदलना इनका रूप होता है। सामाजिक परिवर्तन समय, स्थान और संदर्भ के सापेक्ष होते हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन वहाँ हमेशा समय और स्थान संदर्भ के साथ होता ही रहता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन जो है समाज विशेष की प्राकृतिक और लोगों द्वारा नए अनुसंधानों और नवोदित सामाजिक संस्था ढांचे को अपनाने की तत्परता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार का अनुसंधान उपयोग कर रहा है, और इसी वजह से परिवर्तन सदैव देखने को जरूर मिलेगा। उसके पश्चात है सामाजिक परिवर्तन सुविचारित यानी सोचा समझा होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन एक सोचा समझा उद्देश्य है। सामाजिक परिवर्तन के अनेक आयाम को सोच विचार पूर्वक प्रोत्साहित भी किया जाता है। कहते हैं आदिम काल में लोग एक जो फल चुन कर खाते थे, यानी उनका फल चुनकर खाना ही उनकी आदिम काल में होने का जो है प्रमाणित करता है, क्योंकि वो फल चुन के अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे। धीरे धीरे उन्होंने जो है झूम खेती की ओर कदम बढ़ाया। झूम खेती का अर्थ होता है
कि एक खेती में कुछ समय तक कार्य करना और उसके बाद जब इसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाए तो उसको छोड़ के चले जाना। तो ये सब जो थे खानाबदोश थे और ऐसे झूम खेती करने के लिए सदैव ही अग्रसर थे। अंततः में एक सचित और बहुफली कृषि के क्षेत्र में योग्यता हासिल की। जैसा कि औद्योगिक समाजों के विकास के मामले में देखा गया है कि वहाँ वैज्ञानिक ने लगातार अधिक प्रभावी प्रकारों की ऊर्जा एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी में रहते हैं। उन्होंने बायोगैस भोजन बनाने के लिए नहीं अतुल गांव में प्रकाश की व्यवस्था आदि हेतु इस्तेमाल किया है। यानी कहते हैं जैसे जैसे हमारा समाज बदलता गया है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का भी प्रसार बढ़ता ही चला गया है। चिकित्सा वैज्ञानिक अब सफलतापूर्वक प्राय सभी अवयवों को ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी ने मानव की चंद्रमा पर उतारने जैसी उपलब्धियों की सीमा जो है संभावनाओं को बढ़ा दिया है। यानी टेक्नोलॉजी ने इतना कमाल कर गया है कि आज चंद्रमा पर भी इंसानों ने अपना दबदबा कर लिया है। यह भी देखा जा रहा है कि जो नगरीय परिवेश में शिक्षा के द्वारा अनेक अंतर्जातीय विवाह भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। यानी आज जो है कहते हैं साधारण परिवारों में मैरिज नहीं होते, अंतर्जातियाँ होने लग गई है, जिसमें एक दूसरे जातियों से लोग जो है विवाह करने पर काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे चोरों को बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगर गांव में इंटरकास्ट मैरिज होता है तो गांव वाले कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको अस्वीकार कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी दंडित भी किया जाता है उनको, लेकिन शहरों में इन सब बातों से वो अलग हो गए हैं और अंतर्जातीय विवाह को काफ़ी प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा भी कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला। कहते हैं अगला पॉइंट जो है परिवर्तन की अवधि भिन्न भिन्न होती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परिवर्तन सदैव जो अवधि होती है वो एक समय नहीं होती है। इसका अर्थ यही है कि परिवर्तन तीव्र या धीरे धीरे या सतत या आकस्मिक या लंबा या छोटा हो सकता है। इस प्रकार परिभाषा यह कहती है कि परिवर्तन में कुछ समय तो लगता ही है, यानी समय लगना इसकी स्वाभाविक बात होती है। कुछ परिवर्तन थोड़े समय में ही घटित हो जाती है, जबकि कुछ अन्य सदियों बाद होते हुए दिखाई देती है। यानी किसी को होने में जो है बहुत कम समय लगती है और किसी को होने में बहुत सदियां लग जाती है, लेकिन परिवर्तन होता ही है। हरित क्रांति ने एक दशक में ही बहुफसलीय और ऊंची पैदावार वाले बीजों का किस्मों की उपज में जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, जबकि महिला शिक्षा के प्रसार और सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ने तीव्र परिवर्तन को जन्म दे दिया। तो कहते हैं ये सारी परिवर्तन जो बहुत विश्वव्यापी है और सार्वभौमी है, क्योंकि ये पाया ही जाता है। उसके पश्चात है सामाजिक परिवर्तन मूल्य तटस्थ होते हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन एक जीवन मूल्य तटस्थ प्रक्रम है, क्योंकि यह अच्छे या बुरे, वांछित और अवांछित के स्वरूपों में नहीं समझा या विचारा जाता है। अच्छा या बुरा दोनों ही विषमगत विचारधाराएं होते हैं और वह विभिन्न व्यक्ति, समुदाय और समाजों द्वारा जो है प्रयुक्त विभिन्न कसौटियों पर आधारित भी होता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में आज़ादी के बाद कुछ सुधार तो हुआ ही है और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ औद्योगिक विकास के कारण उनकी जीवन शैली सुधरी भी है, जबकि अन्य लोग कहते हैं कि यह मानव समुदाय के लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। यानी जैसे व्यक्ति है उनका विचारधारा उसी प्रकार का है और उनको उसी प्रकार का लाभांतरित भी प्राप्त हुआ है। तो हमने अपने रोजी रोटी ही नहीं खोई है, तो इससे प्रदूषण भी बढ़ा है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जीवन मूल्य तटस्थ समझा जाता है। अंततः ऐसी विभिन्न लोगों की विषमगत या व्यक्तिगत पसंदों और समाजी परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है। तो इसमें साफ बात यही आ जा रहा है, कुछ व्यक्ति ने जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है उन्होंने उनको बहुत ही अच्छी बात बताई है और उन्होंने ये भी बात बताया है कि औद्योगिक विकास से उनकी जीवन शैली काफ़ी सुधरी है। लेकिन कई लोगों का विचारधारा यही रहा है कि ये जो औद्योगिकरण हुआ है जिसकी वजह से उनका दुर्भाग्यपूर्ण विषय भी बताया है, क्योंकि कहते हैं कि इससे रोजी रोटी तो ख़त्म हुई है, प्लस जो है हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी दूषित हो गया है। तो उनका कहना भी कोई गलत नहीं है। कहते हैं कि औद्योगिकरण तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो पर्यावरण को क्षति पहुंची है शायद इसकी पूर्ति जो है जीवन में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पर्यावरण ऐसा चीज़ है जिसमें हर मानव, हर जाति, हर व्यक्ति जो है इससे घुला मिला है। अगर पर्यावरण दूषित हो गया तो इंसान का कहते हैं सचमुच जो है अस्तित्व मिट जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक परिवर्तन में संबंध कुछ
परिभाषिक शब्द, जिसको जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जब हम परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो अनेकों परिभाषिक शब्द और वस्तुएं इससे जुड़ी हुई हमें नजर आती है। समाजीय परिवर्तन में संबंध में जो परिभाषिक शब्द है वो है क्रमिक विकास और प्रगति। यही दो शब्द है जो इसको काफ़ी जरूरी बनाता है। अब क्रमिक विकास क्या है और प्रगति क्या है, इसी पे हम देखते हैं क्या है आगे। सबसे पहले हमारे समक्ष यही बात आता है क्रमिक विकास, यानी परिभाषित शब्द क्रमिक विकास इवोल्यूशन का आशय वृद्धि अथवा कुछ ज़्यादा है। वृद्धि में निहित वास्तविक अर्थ होता है आकार या गुण में वांछित दिशा में परिवर्तन। कहते हैं क्रमिक विकास में आकार में ही नहीं अतुल ढांचों में भी अधिक स्वाभाविक परिवर्तन शामिल होता है। यानी क्रमिक विकास का मतलब ही एवोल्यूशन है, और एवोल्यूशन का मतलब यही होता है कि उसके जो है क्रमिक विकास में बहुत ही चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है। यह वृद्धि की प्रक्रिया है और समाज की संरचना और कार्य में जटिलता और विभेदित को बढ़ाता भी है। यह समाज के विभिन्न अंगों में निहित पारंपरिक निर्भरता से भी संबंधित होता है। इस तरह हमें ज्ञात होता है कि क्रमिक विकास परिवर्तन की एक निश्चित दिशा की ओर संकेत करता हुआ सतत की एक सूचना देता है। यानी ये सतत की एक सूचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे इसमें क्रमिक विकास होगा वैसे वैसे जो है इसमें सतत और जैसा सूचना विकास देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह एक रैखिक अप्रत्यक्ष दशा है। जैसे साधारण से जो है जटिल ढांचा छोटे से बड़ा, जबकि परिवर्तन की अनेकों दिशाएं और दशाएं हो सकती है, जैसे कि जैव शरीर संरचना के मामलों में देखा जाता है। जैविक क्रमिक विकास में परिवर्तन को साधारण से एक जटिल सतही संरचना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अनेक समाजशास्त्रियों ने इसी भांति सामाजिक क्रमिक विकास की व्याख्या करते हुए समाज की तुलना एक जैविक शरीर संरचना से भी किया है। इसे बढ़ती हुई क्षमताओं और परिवेश के अनुकूल के साथ प्रगतिशील विभिन्नताओं की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। लोग द्वारा अपने आश्रम यानी मकान बनाने की तरीके की ओर ध्यान देने से इसे जो है स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यानी देखा जाए तो लोग जो होते हैं अपना आश्रय मकान जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार से बनाते हैं और उनका विभिन्न विभिन्न उद्देश्य भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रमिक विकास एक उल्टी न जा सकने वाली प्रक्रिया है। यानी ये उल्टी नहीं जा सकती, जो प्रक्रिया सही है वो सही है। जटिल स्थिति से असाधारण की ओर इसकी गतिशीलता दिशा नहीं लौटाई जा सकती। यानी ये जो है जटिल से जो है स्थिति से साधारण की ओर इसकी गतिशीलता कभी भी नहीं लौटाई जा सकती। पहले लोग अपने सगे पारिवारिक सदस्यों की मदद से स्वयं अपने मकान बनवाते थे। समाज के लिए वह अपने आस पड़ोस पर निर्भर भी होते थे। बाद में उन्होंने अपने कार्य को सुधारा और धीरे धीरे तकनीकी की प्रगति के साथ उन्होंने बढ़िया औजार प्रयोग करना आरंभ कर दिया और उन्हें कुशल कारीगर जैसे राजमिस्त्री, बढ़ाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य की आवश्यकता पड़ी। इस स्थिति में उन्होंने जलवायु, वर्षा और भूमि को ध्यान में रखकर कुछ अन्य पदार्थों का प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया। इसे मानव समाज के आदिम काल के क्रमिक विकास के रूप में भी परिभाषित करके देखा जा सकता है। आरंभ में मानव भोजन बटोरते थे जो धीरे धीरे घुमक्कर और शिकारी समूह में बदल गए। पौधे और पशुओं का पालन करने से वे कृषि कार्य में स्थिति में आ पाए। इसके अनंतर व्यवस्थित कृषि और बागवानी की व्यवस्था भी बनी। तदनंतर मानव ने औद्योगिक अवस्थाओं में प्रवेश किया और समाजी संस्थाएं और कानून, आदर्शों, नैतिक मूल्य और समाजी ढांचों को क्रमिक विकास में भी इसी के समान प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। किसी भी तरह एक पद्धति में संबंधित परिवर्तन की एक श्रृंखला यानी क्रमिक विकास ही कहलाती है। यानी देखा जाए तो ये सारे के सारे जो हैं विकास का ही एक रूप है और इसमें विकास ही देखने को मिला है। जो भी हो, ये देखा गया है कि मानवीय ज्ञान में वृद्धि दर्शाते हुए सामाजिक क्रमिक विकास बहुरैखिक हो सकती है। यानी ये बहुत ही आयामी हो सकती है क्योंकि क्रमिक विकास होना एक स्वाभाविक बात मानी जाती है। उसके पश्चात हमारा आता है राज्य क्रांति। आखिर राज्य क्रांति क्या है? कहते हैं मौजूदा समाजिक व्यवस्था और पद्धति को अचानक और आकस्मिक उखाड़ फेंके जाने की स्थिति क्रांति होती है। यानी कोई व्यवस्था हो, अगर आप उसको आकस्मिक और अचानक फेंक देते हो उखाड़ के, तो उसी को ही क्रांति का नाम दिया गया है। यह एक उस परिवर्तन के रूप में भी जानी पहचानी जाती है जो अत्यंत छोटी अवधि में घटित होती है। यानी बहुत अल्प अवधि में घटित हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। चलती हुई प्रणाली को बदलने वाली नई
प्रणाली पूर्णतः भिन्न और नवीन होते हैं। यह फ्रांस की राज्य क्रांति के समान होती है, जिसके फलस्वरूप सम्राट की सत्ता एकदम समाप्त हो गई थी और भूखी और गरीब जनता ने सत्तासीन लोगों पर हमला करके उन्हें पूर्णतः निरस्त कर दिया था। यह सत्ता सामान्य लोगों के शासन द्वारा बदल दी गई थी। तो जो है फ्रांस क्रांति ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ समझाया भी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यही आती है कि विगत दशकों में महात्मा गांधी एक सच्चे क्रांतिकारी हुए थे। वे शोषण के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़े और ब्रिटिश शासन को खार फेंका। तो इसमें महात्मा गांधी को जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके वजह से ही जो है ब्रिटिश को यहाँ से उखाड़ फेंकने में प्रत्येक व्यक्ति सफल भी हुए थे, क्योंकि इनकी दृढ़ निश्चय ने ही भारत को आज़ाद करने के लिए अग्रसर हुआ था। क्रांति का लक्ष्य जो मूलतः एक जो उत्पीड़क प्राणी से जनता की मुक्ति दिलाना होता है। यानी क्रांति का अर्थ ही होता है दोस्तों कि एक उत्पीड़क प्रणाली से जनता को मुक्ति दिलाना, यानी वो प्रणाली जो जनता के लिए काफ़ी उत्पीड़न का कार्य करता है या वो कभी तकलीफ का कारण बना है, तो ऐसे रूल रेगुलेशन को खार फेंकना ही, मुक्ति दिलाना ही क्रांति का नाम दिया गया है। यह असंतोष के प्रमुख कारण से हटा देती है और इस प्रकार उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा आर्थिक वेदनाओं का अंत हो जाता है। जो भी हो, वो अभियान तो पुरानी ही थी, परंपरागत पद्धतियों की बहाली अथवा पुण्य स्थापना के उद्देश्य से चलाए जाते हैं, प्रतिक्रांति ही कहलाते हैं। यानी जिसका अपना अभियान पुरानी और परंपरागत और पद्धति से बहाली होती है और पुण्य स्थापना होता है, ऐसे ही जो है क्रांति को प्रतिक्रांति कहते हैं। उदाहरण, परंपरागत जीवन मूल्य की बहाली के लिए वेदों का अध्ययन पर बल देना, इसको सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। यह सामाजिक उत्तरदायित्व और लैंगिक समानता के प्रति एक सकारात्मक भावना पैदा करने के लिए था, जो कि बहुत ही जरूरी था। हमारा अगला टॉपिक जो है प्रगति। प्रगति क्या होती है? यहाँ पर बताया गया है कि प्रगति एक ऐसा परिभाषित शब्द है जो वर्तमान और प्राचीन से तुलना करके देखा जा सकता है। यानी प्रगति का अर्थ ही होता है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और इसी बीच के विभेदों को यहाँ पर जो है परिभाषित करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं प्रगति समाजी परिवर्तन उतनी ही संबंधित नहीं है जितनी कि उस दिशा से होती है, और जिसे लोग समझ बूझकर उसे परिवर्तन कर देते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ये बात साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवर्तन जो होता है, जो इंसानों ने स्वयं ही उसको परिवर्तित करके चेंज कर दिया है, और ये सब कहते हैं समझ बूझ के कारण ही हुआ है। और ये परिवर्तन जो हो रहा है वो सब प्रगति का एक मात्र निशानी है। इसे किसी पूर्व निर्धारित आदर्शों, लक्ष्य और सुनिश्चित मुकाम के अस्तित्व का आभास सदैव कराता रहता है। इसका अर्थ यही हुआ कि अंतिम पड़ाव या मुकाम पर पहुंचना, यानी यही एक तरह से देखा जाए तो निर्देशित करती है। इसलिए वांछनीय दिशा में एक अभियान पर चल पड़ना, यह आंदोलन निश्चय होता है कि अंतिम लक्ष्य जो है मुकाम पर पहुंच सके, और इसे प्रगति का ही नाम दिया गया है। यानी कहा जाए तो इसको प्रगति का ही परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो ये साफ हो जाता है कि यह सदा किसी वांछनीय जो है मुकाबले की और एक सुनिश्चित दिशा में घटित परिवर्तन होता है। यानी सिंपल बात यही बताती है कि ये एक मुकाबला होता है, और मुकाबला में जो आगे बढ़ जाता है वही प्रगति कर जाता है। इसलिए पोषित जीवन मूल्य की वसूली जो वांछनीय है, कहा जा सकता है कि देखा जाता है कि केवल समुचित रीति से तुलना करके ही प्रगति की समुचित अनुभव किया जा सकता है। यानी अगर आप तुलना करते हो एक दूसरे के साथ, तो इससे आपको पता लगेगा कि आपने कितना प्रगति किया है, और ये बहुत ज़रूरी भी रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि यह सामाजिक वांछनीय दिशा में होता है तो उसे प्रगति कहते हैं। लेकिन ये साफ शब्दों में यहाँ पर बात बताई गई है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसी को प्रगति यहाँ पर दर्शाया गया है। क्योंकि हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें सोशोलॉजी के रिगार्डिंग ही इसको लेना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर जो है सोशोलॉजी में दिखाया गया, यानी समाज शास्त्र में दिखाया गया है। और जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसी को ही प्रगति का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इस शब्दों में जो है एक न्यायपरक मूल्य निहित होती है। यानी देखा जाए तो सामाजिक में जो परिवर्तन होता है वो वांछनीय होता है। आपने देखा ही होगा कि व्यक्ति जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आपको समाज में मिल जाता है, लेकिन कहते हैं वो समय के साथ खुद ही परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा भी है, हमने पहले पढ़ा भी था कि अगर व्यक्ति जो होता है कोई आलस्य रूप दिखा रहा है, आलस्य है और कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, तो माता पिता क्या सोचते हैं कि काम नहीं करने लायक है तो उसको मैरिज कर देते हैं, और मैरिज के बाद वो लोग कितना एक्टिव हो जाता है
ये आप स्वयं ही अपने समाज में देख सकते हो। प्रगति के निर्धारण के लिए जो है पुराने मानदंड जो है प्रौद्योगिकी उन्नति जैसे अर्थव्यवस्था तथा संचार प्रणाली से संबंधित होते हैं। यानी प्रगति देखा जाए तो आज अगर हम समाज की बात करते हैं तो इसमें जो है प्रौद्योगिकी उन्नति को ही सबसे आगे बात बताया गया है, क्योंकि प्रगति जो हुआ है वो औद्योगिक मानदंड के अंतर्गत ही हुआ है। आज सब आधुनिक युग के में आए हुए हैं और यहाँ पर हर चीज़ जो है संचार प्रणाली के माध्यम से ही संपन्न हो रहा है। परंतु यह पाया गया है कि प्रगति मूल्यांकन का यही अकेला आधार नहीं हो सकता है। एक क्षेत्र में हुई प्रगति वास्तव में दूसरे क्षेत्र से संबंधित और उसके ऊपर आश्रित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति अगर एक कार्य कर रहा है, अगर वो सुचारू रूप से चलता है तो उसके कई पहलुओं पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसे हमें परिवर्तन की एक जटिल घटक के रूप में पहचानने की दिशा सदैव मिलती रहती है और फिर मानव विकास के प्रत्येक उत्तरवर्तीय अवस्था यहाँ प्रगति कहलाती है। यानी मानव में जो बदलाव देखने को आपको मिलता है वही प्रगति का सबसे बड़ा निशानी होती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि माता पिता अगर कोई बच्चा अगर नहीं कार्यरत है तो उसको जो है मैरिज कर देते हैं और उसके बाद उसको लगता है कि अब मुझे सब कुछ करना चाहिए और सब कुछ वो भली भांति करने लग जाता है। तो कहीं हद तक देखा जाए तो ये मानव विकास की प्रत्येक जो अवस्थाओं को ही प्रभावित करता है, क्योंकि प्रगति का अर्थ होता है डेवलपमेंट, यानी आगे कैसे बढ़ना। इससे भांति किसी संगठन की बढ़ती हुई जटिलता अथवा श्रम में सुव्यवस्थित विभाजन से प्रगति सदैव दिखाई देता है। यानी अगर कोई चीज़ को हम विभाजन कर दे तो उसमें आपको जरूर प्रगति करता हुआ दिखेगा। जैसे देखते ही हो आप कई जगहों पर कि कोई भी चीज़ अगर प्रगति नहीं कर रहा है तो हम उसको विभाजित कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी उस समाज में जो है ये जो है विभाजन होने के पश्चात ये अपना प्रगति दिखाई देता है। मान लीजिए इसमें कई कंडीशन में जो है ये दिखाई आपको देगा कि अगर मान लीजिए छोटा अगर खेत है, अगर उसमें अगर हम अलग अलग कृषि करते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छा बढ़ जाता है, क्योंकि वो हम विभाजन कर दिए हैं। अंततः प्रगति केवल सरल से जटिल की और साधारण एक अभियान के रूप में नहीं ठहरा जा सकता। यानी प्रगति सदैव एक सरल जटिलता की तरह जो है आगे बढ़ता है, ये कहीं एक जगह ठहरता नहीं है। अतुल यह वह है जिसके आयाम भी निहित होते हैं, अर्थात वह बहुआयामी भी होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहते हैं कि सिंपल भी होते हैं लेकिन इसके बहुत से मापदंड भी यहाँ पर हो सकते हैं। इस साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि प्रगति दो कारकों पर आधारित सदैव होती है, एक लक्ष्य का स्वरूप और दूसरा दूरी जो हमारे और उसके बीच में है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक इंसान को कोई लक्ष्य नहीं मिलता है वो इधर उधर ही भटकता रहता है और कहते हैं कई मानने में वो गलत कदम भी उठाता है, लेकिन जब व्यक्ति को लक्ष्य मिल जाता है तो वो पीछे मुड़ के कभी देखता भी नहीं है कि कौन उसका अपना छूट गया है, कौन उसका पराया है। दूसरी दूरी जो हमारे और इसके बीच में होता है, यानी देखा जाए तो जो प्रगति हो उसमें कुछ दूरियां जरूर हो जाती है। प्रगति प्रायः जो है सामाजिक स्वरूप में जो है भौतिक उन्नति, व्यक्तिगत तरक्की और जीवन की मानवीय अवस्थाओं और अधिक नियंत्रण क्रम रूपता और समावती रूप में निर्धारित करती है। यानी देखा जाए तो प्रगति जो होता है भौतिक उन्नति, व्यक्तिगत तरक्की, यानी आज देखोगे समाज में हर व्यक्ति जो है अपनी प्रगति तरक्की के पीछे ही पड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम अगर साथ में हैं तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भौतिक उन्नति सभी चाहते हैं और व्यक्तिगत तरक्की भी चाहते हैं और जीवन के मानवीय अवस्थाओं को और भी नियंत्रण और क्रम रूपता देना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जो संयुक्त परिवार होता है उससे सदैव अलग हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने पीछे चैप्टर देखा होगा तो संयुक्त परिवार में भी हमने इसी बात पर चर्चा भी किया था कि व्यक्ति जो होता है जब उसके पास सब कुछ आ जाता है, धन दौलत या कहते हैं अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, तो वो सदैव ही संयुक्त परिवार यानी माता पिता को छोड़ के अलग ही एकल परिवार बसाने में अग्रसर होता है। तब जब हम कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि समाज भौतिक और नैतिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहते हैं अगर हम थोड़ा नैतिक कर रहे हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो है नैतिक जो है उन्नति हो रही है। बिना सतर के संदर्भ में प्रगति के बीच बात करना संभव ही नहीं है। हमें मालूम है कि सतर अनिवार्य रूप से जो है वैश्विकता होते हैं, इसलिए होता है कि एक ऐसी समाजी परिवर्तन पर विभिन्न लोग अलग अलग तरह से देखा या अनुभव कर सकते हैं। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज में अगर आप हो तो आपको कई प्रकार के व्यक्ति देखेंगे। एक जो होते हैं स्वार्थी होते हैं, एक जो होते हैं सभी को लेकर साथ में चलने वाले होते हैं। यानी उनकी दो विचारधारा में ये बदल जाते हैं। कहते हैं कुछ को तो ये प्रगति
आपको जो है दिखाई भी देगी तो कुछ को पतन भी दिखाई देगा। लेकिन कहते हैं जो समाज से अलग होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका एक न एक दिन जो है पतन ज़रूर हो जाता है। कहते हैं लड़के लड़कियां को जो है मुक्त विचरण के मामले में कुछ लोग इसे प्रगतिशीलता समझ सकते हैं, तो दूसरे लोग यह नैतिक पतन जैसा लगता है। यानी अगर देखा जाए तो अगर लड़के लड़कियां जो होती है सोचते हैं कि हम अब जीवन अच्छा से बिता लेंगे। आपने देखा ही होगा कि आज के समाज में प्रेम प्रसंग बहुत अधिक होने को दिख रहा है, तो उनको लगता है कि वो प्रगतिशील हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कई व्यक्तियों का तो ये भी विचार है कि वो नैतिक पतन जैसा कार्य कर रहे हैं, यानी उनका नैतिक पतन हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट है कि सुनिश्चित तर्क जो सभी को स्वीकार्य है वो मिलना कठिन है। इसके विपरीत हम ऐसी प्रगति को जो है प्रति सुनिश्चित विचारों के निर्धारण में एक कठिनाई में फंस जाते हैं जो कभी कौलों और सभी संस्कृति पर लागू होती है। यानी देखा जाए अगर हम जैसे कि हमें बात भी कर रहे थे, जो है लड़के लड़कियां अपने आप को सबसे आगे अब समझ रहे हैं समाज में और माता पिता को जो है अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज इसको कभी भी प्रगति का निशानी नहीं मानता है। एक न एक दिन इनका जो है पतन अवश्य ही होगा। जैसे मनुष्य के पास उसकी आवश्यकता के सभी भौतिक पदार्थ मौजूद है तो सारे आविष्कार बंद किए जाएं, ऐसा संभव ही नहीं है। यानी ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य के पास अगर सभी आवश्यकताएं हैं तो क्या हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या हम बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि आदमी की आवश्यकताएं इच्छाएं अनंत है, परंतु परिवर्तन तो भविष्य में निरंतर होते ही रहेंगे। मैंने बौद्ध धर्म में भी इसी बात पे चर्चा किया था कि इंसानों का पतन जो होता है वो उनकी इच्छाएं हैं। कहते हैं जितना इंसानों की इच्छा बढ़ती जाएगी उनको पतन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छा जो होती है, जो हमारी तृष्णा होती है, वही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। अगर हम ये इच्छाओं को अगर त्याग दें तो हमारा दुख भी कम जाएगा और संसार से हमें मुक्ति भी मिल जाएगा। तो यही बात यहाँ दर्शाने की कोशिश भी किया गया है। अब हमारा जो टॉपिक है विकास, आखिर विकास क्या है? कहते हैं प्रगति, डेवलपमेंट काफ़ी शब्दों में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही दोनों में अंतर दिखाई देते हैं। कहते हैं विकास की अवधारणा हाल ही के वर्षों में विकसित हुई है। अब प्रगति जो है पुराने समय से ली गई थी। इसका लक्ष्य वांछनीय दिशा में परिवर्तन होता है और यह समाज के संदर्भ में वांछनीय समझे जाने वाले एक दिशा में सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन की रणनीति होती है। यह संदर्भ परक और प्राकृतिक सापेक्ष होती है। अंततः विकास का विचार एक समाज से दूसरे समाज में अलग अलग हो सकता है। कहते हैं किसी समाज में इसका अलग मापदंड है तो किसी समाज में इसका अलग मापदंड है। यह समाज की जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जो है भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति पर भी आधारित होती है। यानी देखा जाए तो समाज कहते हैं विकास तब करती है जब उसके सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौतिक और राजनीतिक स्थिति पर जो है आधारित होती है। ये एक मिला जुला विचारधारा है जिसमें बदला नहीं जा सकता है। इसमें अन्य विभिन्न क्षेत्र जैसे व्यापार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की प्रगति सम्मिलित होती है। इसी के साथ अगर कमजोर वर्ग, महिला, बीमार, बुजुर्ग, बच्चे और बेरोजगारों तथा अल्पसंख्यकों के कल्पना कार्यक्रम भी विचार इन बिंदुओं से कुछ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक मूल्य परिपूरित विचार है जिसमें निश्चित समाज, क्षेत्र और जन समुदाय की सामाजिक, संस्कृति तथा आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अनेक नीति और प्रोग्राम ग्रामीण लोगों में जो है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और नगरवासियों, कृषि मजदूर तथा औद्योगिक श्रमिक आदि के विकास के लक्ष्य से आरंभ किए जाते हैं। यानी देखा जाए तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये सारे फैक्टर जो हैं जिम्मेवार हैं, जिसके वजह से जो है विकास होना सुनिश्चित करता है। हम क्यों कहते हैं कि परिवहन और संचार माध्यम के द्वारा विकास हुआ है? कहते हैं ये बहुत बड़ी जो है आज प्रश्न चिन्ह उठा दिया है कि परिवहन और संचार माध्यम ने इंसान के जीवन को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो हमारा समाज बिल्कुल बिगड़ता सा जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर बनता है वो है संचार माध्यम। कहते हैं संचार माध्यम इंसानों को जहाँ जो है बहुत सी बातों में आपस में मिला दिया है, वहीं ये हमारे समाजों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। इसके विवेचन साइकिल से मोटरसाइकिल और रेलवे स्टेशन से ऑटोमोबाइल की उन्नति की ओर झांक लेने से की जा सकती है। ये बेशक जो है कम तर से अधिकतर उन्नतिशील अवस्थाओं की ओर गतिशीलता को नहीं दर्शाते हैं। इसमें हम सामाजिक और आर्थिक निहितार्थों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि रेलवे के मामले में बहुत से क्षेत्रों को व्यापारिक कारणों के परम पर जोड़ा गया है। इसे दूरियां भी नहीं पटी है, अतुल लोगों भी परम पर नज़दीक आए हैं।
दूसरे शब्दों में विभिन्न संस्कृति एवं वर्गों के लोग ने परस्पर मेल मिलाप आरंभ कर दिया है। आपने देखा ही होगा कि आज कई कई टाइम तक लोग जो होते हैं बातें करते हैं, तो इससे वो सोच रहे हैं कि मेल मिलाप हो रहा है, उनसे बातें करने से उनकी सारी जो है इच्छाएं पूरी हो रही है, लेकिन नहीं न कहते अनजाने में वो बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं। इसे संस्कृतियों का जब विनियम बाधाओं का अनुमूलन बेहतर समझदारी को प्रोत्साहन मिलती है। इसी के साथ इसे अकुशल और जो है उच्च स्तरीय कुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी हुआ है। यानी देखा जाए तो कहते हैं जो ये दूरसंचार माध्यम है, इससे हुआ तो फ़ायदा बहुत है, लेकिन कहते हैं बहुत से फ़ायदे होते हुए भी हम आँख इसकी जो है बुराइयों पर हम आँख नहीं बंद कर सकते, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हमारे समाज को जो है गलत रास्तों पर अग्रसर कर दे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी हमने किया था कि कहते हैं अमेरिका के जो समाज है वहाँ पर लड़का लड़कियाँ जो हैं वो अलग परिवार बसाना चाहते हैं, यानी वो है जो कहते हैं वो मैरिज नहीं करना चाह रहे थे और वो साथ में रहते थे, शारीरिक संबंध उनके साथ होता था, ठीक है, फिर भी वो मैरिज के बंधनों में नहीं बनते थे। उनका विचार होता था कि आज न कल तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए बनते नहीं थे। आज यही जो बातें हैं आज भारत में भी देखने को आपको मिल सकता है कि यहाँ पर भी जो है लोग मैरिज करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। उनका जो होता है उनको कहते हैं शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो ये कई फिल्मों में भी देखने को आपको मिल सकता है। तो इस तरह की प्रगति पहले जो है विदेशों में हुआ करता था और आज जो है इंडिया में ही भी ये देखने को मिल रहा है। कहते हैं संचार साधनों ने ये पूरी ही तहस नहस करके रखा है, लेकिन कहते हैं ये सब होते हुए भी कुछ इसकी अच्छाई है जिसको हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी दूरसंचार ने हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे भी दिए हैं, तो इसका बहुत सारा नुकसान भी है। यह इस बात का प्रमाण है कि रेल के विकास के एक वाहन के रूप में देखा है और पहचाना जाना चाहिए, न कि केवल परिवहन का एक साधन मात्र। तो ये बहुत बड़ी बात आती है कि रेल एक विकास का एक परिचालक है, ठीक है, लेकिन ये जो है परिवहन का सबसे अच्छा साधन भी माना जा सकता है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन क्यों होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को हम कैसे चक्रबंद करें। तो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के विवेचन करने के लिए हमें समाज जो है विज्ञानों द्वारा सुलझाए गए साधनों को हम समझ लेना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है 4 इसमें प्रमुख आवश्यकताओं में जो है विभक्त किया गया है। पहला अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें है क्रमिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है चक्रीय सिद्धांत, तीसरा है क्रियात्मकता का सिद्धांत और संघर्ष का सिद्धांत भी इसमें सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में जो है निहित होती है। ये चारों जो है एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनरों का ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है और काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को भी मिला है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत जो है आता है एग्ज़ाम में। तो उसको अच्छे से टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे प्रथम जो यही बात बताया गया है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है। कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत ये विश्वास किया जाता है कि समाज एक शारीरिक संरचना के समान ही है, क्योंकि जैसे समाज की रचना होती है वैसे ही हमारा शरीर का भी निर्माण हुआ है, जो डार्विन के जैविक क्रमिक विकास यानी योग्यताओं की उत्तरजीविता के सिद्धांत के रीतियों से विकसित होती है। दूसरे शब्द में समाजों के अस्तित्व की उच्चतर और अधिक प्रगतिशील तथा विकसित अवस्थाओं को और बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित सत्रों के श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो डार्विन ने भी साफ शब्दों में इस बात को जो है जैविक क्रमिका विकास में बताया था कि जीव जो होते हैं जो है प्राकृतिक में सदैव संघर्ष करते हैं और जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है वही जो है अपना जीवन भी जो है बचाने में जो है सफल होता है। इस सिद्धांत के यह विचार का पक्षघर भी है, जिसके अनुसार विकास के प्रत्येक नई अवस्थाएं अपनी पिछली अवस्थाओं से अधिक प्रगतिशील होती जा रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इंसानों की सोच विचारधारा भी बदलती चली जाएगी, क्योंकि इंसान का बदलना ही उसकी जो है विकास का सबसे पहला क्रमिक सिद्धांत माना जा सकता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो किसी तंत्र से संबंध परिवर्तनों की श्रृंखला क्रमिक विकास ही है, और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छुपे हुए गुण अपने आप व्यक्त सदैव हो जाते हैं। परिवर्तन बदलते हुए इकाइयों में उसे संचालित करने वाला शक्तियों को प्रकाशन के रूप में होता है, अपने आप घटित होना चाहिए। तो ये बातें विचारधारा रहती है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो है चक्रीय सिद्धांत, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चक्रीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमें बताती है कि यह सिद्धांत इस विश्वास पर स्थापित हुआ है कि समाजों में जो है पूर्व निर्धारण जीवन चक्र, जन्म, वृद्धि, प्रवृत्ति तथा पतन सदैव होता ही रहता है। यानी अगर जीवन है तो कहते हैं मृत्यु भी होगा, अगर तरक्की है तो पतन भी होगा। सागर की लहरों की भांति महान संस्कृति उदित होती है और ऊंचाई पर सदैव पहुंचती है, पर केवल गायब होने के लिए तारीख तक ही भी ऊपरी क्रम में जो है लहरें उठे और जागृत हो, ये कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि अगर लहर उठती है तो वो शांत भी होती है। कोई अगर उन्नति के रास्ता पर आगे बढ़ता है तो उसका पतन भी सुनिश्चित होता है, क्योंकि पतन और जो उन्नति एक दूसरे के जो है कहते हैं एक ही सिक्का का दो पहलू माना जा सकता है। इसमें क्रमिक के समूह दोहराए जाते हैं, वैसे ही जैसे प्राकृतिक जैसे रात दिन तथा मौसम आदि चक्र होते हैं। यानी देखा जाए चक्रीय सिद्धांत जो है कहते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए सदैव रहते हैं। अगर दिन है तो रात है, कहते हैं अगर बरसात है तो कहते हैं धूप भी होगा। तो ये सारे के सारे जो है एक दूसरे से आपस में संबंधित सदैव होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है ग्रीष्म, मौसम, बसंत, पतन, प्रवृत्ति और समाज की वृद्धि, पतझड़, यानी ये साफ शब्दों में यहाँ पर समझाने की यही बात की गई है कि अगर किसी का आगे बढ़ रहा है, अगर बसंत आती है तो पतझड़ भी आएगी, ठीक है। अगर जन्म हुआ है तो कहते हैं मृत्यु भी आएगी, बचपन है तो वृद्धावस्था भी है। तो ये सारे के सारे जो है समाजों में एक चक्र के रूप में है, इसलिए इसको चक्रीय सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है। हिंदू पुराने शास्त्रों के अनुसार वर्तमान समाज अंतिम युग में है, जिसके बाद सतयुग आएगा जो कलयुग की समाप्ति के बाद पुण्य आरंभ होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम देखा जाए हिंदू धर्मों के अनुसार तो कहते हैं कि अभी जो चल रही है वो कलयुग है, लेकिन कहते हैं उसके बाद सतयुग आएगा और सतयुग के बाद ये संसार जो है ख़त्म हो जाएगा। यानी इसमें कोई बात नहीं है। कहते हैं ये हम देखें चाहे ना देखें, लेकिन जो लिखी गई है उस बात पे हमें समझना भी पड़ेगा और इसको एनालाइज करने की आवश्यकता भी रहेगी। विभिन्न समाज जो है सभ्यताओं ने, जिनमें मिस्र, यूनान तथा रोम की सभ्यता भी शामिल है, की उत्पत्ति से यह प्रमाणित भी होता है कि वह जन्म, प्रवृत्ति और मृत्यु के चक्रों से सदैव गुजरी है। यह देखा गया है कि समाज राजनीतिक उत्कर्ष और अपकर्ष की जो है अवधियों से गुजरते हैं। इसके चक्रीय पद्धति से पुनरावर्तित होते ही रहते हैं। उसके पश्चात हमारा जो है थर्ड पॉइंट है क्रियात्मकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज बदलते हैं किंतु संतुलन की और गतिशील होने का सदैव प्रयास भी करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर कहते हैं अगर उसको कोई सब छोड़ दिया जाए, सब कुछ अलग कर दिया जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है, वो आगे प्रगतिशील बनेगा, वो अपने आप संतुलन करेगा। और यही क्रियात्मक सिद्धांत भी हमें बताती है। किसी प्राणी में विरोध को मौजूदा ढांचों में आसानी से मिला लिया जाता है। तो ये परिवर्तन के जो है बाहरी स्रोतों के तंत्र के संतुलन की एक अवस्था को दूसरी अवस्था तक सदैव ले जाती है। यानी देखा जाए तो एक अवस्था से दूसरा अवस्था तक पहुंचना ही क्रमिक का सिद्धांत होती है। यानी अगर कोई पतन में जा रहा है तो उत्थान भी उसकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होता। ढांचागत विभिन्नता तथा सहकर्मिकता पद्धति का विकास और तंत्र अलग हुए हैं, अंगों को एकजुट करते हैं। नई ढांचागत इकाई और नई संस्थाएं उन कार्यों को पूरा करती है जो पुराने इकाइयों द्वारा किए गए थे। उदाहरण शिक्षा कार्य जो पहले परिवार के लोगों द्वारा आसानी से किया जाता था, अब शैक्षिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। तो कहते हैं ये समय का ही मांग है और समय का ही बदलाव है। जहाँ पर पहले अगर देखा जाए तो शिक्षा जो होता था गुरुओं के समक्ष ज्ञान प्राप्त की जाती थी, लेकिन आज कहते हैं ना तो अब वन्यप्रस्थ रह गया और ना ही जो है यहाँ पर 4 वर्गों में जो पहले समय में बांटी गई थी, जिसमें आपको पता ही है कि गृह अवस्था होती थी, ठीक, शिक्षा अवस्था होती थी। तो ये सारी अवस्थाएं आज के समय जो है नष्ट हो गई है और यहाँ पर जो है शैक्षिक संस्थाओं ने ले लिया है। हमारा जो अंतिम पॉइंट है वह है संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। संघर्ष जो है मनुष्य का एक सबसे बड़ा जो है उद्देश्य है और लक्षण भी है। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया, विश्वास और अंतक्रियाएं एक विपरीत प्रतिक्रिया का जन्म देने का प्रयत्न सदैव करती रहती है। यानी कहते हैं क्रिया, विश्वास और अंतक्रियाएं ये हमारे समाज में सदैव विद्यमान रहती है। इस तरह सिद्धांत समाज असंगठन का उपयोग भी करते हुए अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों का उजागर सदैव करती रहती है। इसके अनुसार संघर्ष का प्रमुख मूल्य कारण शक्ति होती है। कहते हैं जिसके पास शक्ति मिल जाती है वो सबसे बड़ा अपने आप को समझ जाता है, लेकिन कहते हैं कि यह शक्ति उसको कुछ समय के लिए ही प्राप्त होता है, क्योंकि शक्ति जो है कहते हैं शक्ति कभी घमंड नहीं देखती है। सत्ता का असामान्य विभाजन भी इसको एक परिभाषित कर सकता है।
आपने देखा होगा कि जिसको सत्ता मिल जाती है वो काफ़ी पावरफुल बन जाता है, लेकिन कहते हैं संघर्ष सदैव ही आगे बढ़ती रहती है। सत्ता से समूह यथार्थवाद और स्थिति बनाए रखना चाहती है, जबकि दूसरे समूह उसे बदलना चाहते हैं। यानी इसमें अगर आप देखना चाहोगे तो कहते हैं अगर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की बात करें तो इसमें हर जो है अपना यथार्थ अपनी जो है कहते हैं सत्ता दिखाने के लिए सदैव तड़पते रहते हैं। पुरानी पीढ़ी कहती है कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे और नई पीढ़ी कहते हैं कि हम सत्ता आपको देंगे नहीं। तो इसमें जो है संघर्ष सदैव चलता रहता है। आपने हिंदी के चैप्टर पढ़ा जरूर होगा जिसमें गिटी और पीढ़ी के बीच जो है आपस में संघर्ष होता है, जिसमें जो है वृद्ध लोग ये कहते हैं कि हम आपको सत्ता नहीं देंगे, हम भी जीवन ऐसो आराम से जिएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है नौजवान भी यही बात कह रहे होते हैं कि हम भी जो जीवन है आराम से जिएंगे और आपको हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है, यही संघर्ष जो है सामाजिक जो है सत्ता का परिचालक बनता है। इस समूहों के बीच में उदित संघर्ष समाज के ढांचे में विभिन्न परिवर्तनों को सदैव जन्म देती है। हालांकि संघर्ष की प्रकृति और गहराई, परिमाणता और परिवर्तन अनेक कारकों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक सामाजिक ढांचा संरचना अपने अस्तित्व की मौजूदा अवस्था की शिथिलवाद के रूप में प्रारंभ होती है, किंतु इसके अपने आंतरिक और अंतर्विरोधी और विपरीत अवस्थाएं उनकी संरचना के लिए चुनौती बन जाती है। यह चुनौती जो है एथलीसियस यानी प्रतिवाद ही कहलाती है। यानी प्रतिवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती है। यह संघर्ष एक संवाद के द्वारा तय होती है। अपुण्यता एथिलिस और एंटी एथिलिस दोनों के कुछ तत्वों को मिलाकर पुण्य नए समाजी ढांचे के रूप में प्रकट होती है। फिर भी यह सिद्धांत समाजों में समाज स्थिरता को स्पष्ट नहीं कर पाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में संघर्ष सदैव चलती रहती है। हर कोई जो है अपना जो है दबदबा बनाने की सदैव कोशिश करता रहता है, लेकिन कहते हैं समाज में वही बना रह सकता है जिसका दायित्व और मतलब्य सत्य हो। यहाँ पर आपके समक्ष एक डायग्राम प्रस्तुत हुआ है जिसमें समाजी परिवर्तन का द्वंद्विक सिद्धांत है। यानी कहते हैं समाज में द्वंद्वात्मक होती रहती है, जिसमें ये बताया गया है कि थेलियस एंथेलिसिस जो समावेश की तरफ जाता है और समय जो है थेलिसिस में एंटीथेलिसिस को सामान्यवर्त में बदल देता है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो है सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियाँ। देखिए सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियाँ क्या है। यह देखा गया है कि सामाजिक परिवर्तन जो है निश्चित ठीक है पद्धति या नमूने का अनुसरण करता है। व्यापक रूप से जो है मान्य पद्धतियाँ जो है निम्नानुसार ही सदैव होता है। कहते हैं रेखीय परिवर्तन इस प्रकार की परिवर्तन एक इसी से दूसरी स्थिति तक एक सरल जो है रेखीय तरीके से प्रगति क्रम दर्शाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि व्यक्ति कहाँ से कैसे पहुँचता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कुछ घर होगा, कुछ घर क्या बनाएगा, एक गांव बना देगा, और गांव एक बनकर क्या बनेगा, एक कस्बा बना देगा। जब एक कस्बा होगा तो एक शहर में बदल जाएगा। यानी देखा जाए तो ये सामाजिक परिवर्तन की कुछ पद्धतियाँ हैं जो सदैव ही रैखिक परिवर्तन में अग्रसर होते हैं। इन चित्रों से साफ समझ में आ गया होगा कि कुछ घरों से शहर तक सतत वृद्धि क्रम दर्शाया गया है। यानी वृद्धि करना समाज का जो है एक निश्चित प्रक्रिया है। कहते हैं धीरे धीरे सुधार कर समाज एक उच्चतर सभ्य समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। अंततः इसकी प्रगति रेखिक क्रम होती है। कल क्या आविष्कार होगा यह भी आज जो मौजूद है उस पर आधारित नहीं होती है, अतुल पूर्व आविष्कारों के उद्गमों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए संचार के विकास की वृद्धि जैसे टेलीफोन व्यवस्था ने एक रैखिक पद्धति का अनुसरण किया है। यह भूमिगत लाइन यानी हेडलाइंस के कॉललेस टेलीफोनों और अब मोबाइल फ़ोन की स्थिति को से में पहुंच गया है। उसके पश्चात कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन क्या है? कहते हैं नज़दीक के देखने पर जो है क्रियाओं के समूह के जो है पुनरावर्तित सिद्धांत या त्वरित परिवर्तन के रूप में सदैव घटित होती रहती है, जिसको हम चक्रीय पद्धति निर्मित होती है। जैसे कि जो कहते हैं प्राकृतिक लयात्मक रात दिन का चक्र, कहते हैं बोट काटने और जो है फसल का उठाने के मौसम आदि। इसी जो है भारतीय समाज का भी एक पूर्व निर्धारित जीवन चक्र होता है और सभी अवस्थाओं पार कर यह मूल्य स्टेज अवस्थाओं में लौटती है। फिर नया चक्र सदैव ही आरंभ होती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे आपने किया है वैसे आपके साथ भी करने वाला कोई ना कोई होगा। तो ये कहते हैं ये पुण्य चक्र होता ही रहता है। चक्रीय परिवर्तन में कुछ भी कहते हैं किसी के साथ ऐसा नहीं कि उसी के साथ घटित होगा, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। कहते हैं समाज है तो यहाँ पर हर एक घटना घटना स्वाभाविक बात है।
उसके पश्चात हमारा आता है दोल्यमान परिवर्तन आदि, यानी जब परिवर्तन का स्वरूप प्रगति की ओर अग्रसर होने के बाद विपरीत दिशाओं में मुड़ता है तो उसे हम दोलनमान परिवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस क्रम में जो है परिवर्तन की प्रवृत्ति स्थिर नहीं होती, अतुल जो है अनुकूल परिस्थितियों में उत्थान और प्रतिकूल परिस्थितियों में पतन की ओर बढ़ता है। यानी इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कहते हैं किसी व्यक्ति के पास अगर सारी सुख सुविधाएं मिल जाता है तो वो सदैव ही समाज से अलग और परिवार से अलग होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सारी परिस्थिति जो है अनुकूल मिल गया है, इसलिए वो जो है अलग रहना चाहता है। लेकिन कहते हैं वो उस समय उसका उत्थान होगा, लेकिन जब उसके प्रतिकूल परिस्थिति में पतन की ओर बढ़ेगा तब जो है उसका पतन हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल सकता है कि अपर्याप्त मानसून के कारण एक फसल में जो है कृषि क्षेत्र में उन्नति स्थिर हो जाती है, तो अगली ही फसल में उपयुक्त जो है मानसून होने के पर बढ़ जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फसल में भी देखने को मिलेगा कि पर्याप्त कंडीशन मिलता है तो फसल भी अच्छी होती है, लेकिन जब पर्याप्त कहते हैं समय और मौसम और प्राकृतिक संरचना नहीं मिलेगी तो जो है फसल भी जो है नुकसानदायक हो जाती है और नुकसान हो जाती है। यहाँ पर आपको जो है दोल्यमान परिवर्तन को आप देख सकते हो कि ये क्रमिक परिवर्तन को ही दर्शाया गया है। यानी ये डायग्राम भी बहुत कुछ आपको समझा सकता है कि ये जो है एक चक्र है। कहते हैं अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर कोई प्रगति की ओर है तो उसकी दुर्गति भी होना सुनिश्चित है। अब तक आपने देखा कि सामाजिक परिवर्तन जो है विश्वव्यापी है और समय के अनुसार विभिन्न पद्धतियां अपनाता है। आपने यह भी पढ़ा है कि समाजशास्त्री द्वारा सामाजिक परिवर्तन की जो है प्राकृतिक सीमा को व्यक्त करने के लिए जो है कैसे विभिन्न विचार और परिभाषा शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। परंतु इस प्रश्न का अभी शेष रहता है कि समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन है। तो इसके विषय में जो है हम आगे के पाठ में करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम इन्हीं समाज में परिवर्तन के उत्तरदायित्व प्रमुख कारकों पे जो है विचार विमर्श करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए